अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गजा पर अमरीकी कब्जे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो तवील अरसे के लिए मुकामी रिहायशियों को करीबी मुल्कों यानी कि मिस्र और उर्दन में आबाद करके गजा को बहाल करना चाहते हैं। सदर ट्रंप के बयान के फौरी बाद इस्राईली वजीर दिफा ने अपनी फौजों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। इसराइल नवाज अमरीकी वजीर दिफा बोले, अमरीकी फौज गजा के हवाले से किसी भी पेशरफ्त के लिए तैयार है, लेकिन जब आलमी सतह पर शदीद रद्द अमल सामने आया और रूस, चीन, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने ट्रंप के गजा प्लान को शिद्दत के साथ मुस्तरद कर दिया, तो अमरीका का खारजी महाज संभालने वाले मार्को रूबियो सामने आए और वजाहत दी कि सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फौज भेजने का इरादा नहीं। ट्रंप फलस्तीनियों की आर्जी मुंतकिली चाहते हैं। और फिर रियल एस्टेट बिल्डर से अपने करियर का आगाज करने वाले अमरीकी सदर ने भी दुआया नाश्ते में अपने बयान की वजाहत की। अमरीकी सदर की वजाहत को अगर मान लिया जाए तो सवाल ये है कि फिर अमरीकी सदर और इस्राईली वजीर आजम की मुलाकात में गजा पर क्या बात हुई। सवाल ये भी है कि गजा को फलस्तीनियों से खाली करने की तजवीज़ और पैनामा और ग्रीनलैंड पर कब्जे की बातों में कितनी मुमासलत है। सवाल ये भी है कि आलमी बरादरी ज़बानी मजम्मत से बढ़कर अमली तौर पर अमरीका इसराइल गठजोड़ के खिलाफ मजलूम अहले गजा की हिमायत में खड़ी हो पाएगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशरिक़ वुस्ता के उमूर के माहिर रिटायर्ड एडमिरल फैसल शाह। फैसल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, गजा पर अमरीकी कब्जे का ऐलान, सदर ट्रंप का ये बयान क्या अमरीकी पॉलिसी है, इसराइली मंशा या दबाव है, या महज एक रियल एस्टेट बिल्डर की सोच? देखिए, ट्रंप साहब के इस बयान से मुझे तो बिल्कुल हैरत नहीं हुई। उनसे इसी किस्म की गैर मुतवक्किल चीज़ों की तवक्को है। जो शख्स ये कह सकता है कि जी कनाडा अमेरिका का पार्ट होना चाहिए, ग्रीनलैंड पे हम ज़बरदस्ती कब्जा कर लेंगे बेशक हमें मिलिट्री यूज़ करनी पड़े, पनामा कैनाल को अमेरिकन कैनाल होना चाहिए, उसका रेवेन्यू हमारे पास आना चाहिए, तो वो ये भी कह सकते हैं कि जी गजा स्ट्रिप जो है वो अमेरिका के पास होनी चाहिए और फ़लस्तीनियों को हम इधर उधर कर दें। इसमें बिल्कुल एक आप कह सकती हैं कि बिजनेस माइंडसेट भी है, लेकिन ट्रंप साहब अपनी पहली टर्म में भी इसी तरह के गैर मुतवक्के स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, फैसले करते रहे हैं, और खबरों के मुताबिक जो इन्होंने ये बात कही है तो इसमें तो इनके जो क्लोज एड्स थे, जो उनके साथी हैं करीबी, उनको भी बेसिकली इसका नहीं पता था और ना इस पर कोई होमवर्क किया गया है। तो उन्होंने शुरू में तो उन्होंने भी बड़े अचंभे का इजहार किया और बाद में फिर उसको डिफेंड करना शुरू कर दिया कि ये बड़ा अच्छा प्लान है और ये है और वो है। देखिए, इस प्लान की वजह से तो बेसिकली वो सारा फलसफा ही ख़त्म हो जाता है जिसके तहत फ़लस्तीनी इतने अरसे से जंग लड़ रहे हैं, एक जद्दोजहद कर रहे हैं, एक जिहाद कर रहे हैं, एक गासिबाना ताकत के खिलाफ। तो ट्रंप साहब जो हैं वो, उनसे मुझे बिल्कुल तवक्को है कि वो इससे भी ज़्यादा कोई अजीबोगरीब बयान दे सकते हैं। अच्छा फैसल शाह साहब, ट्रंप के फ़लस्तीन पर कब्जे के ऐलान की अमली सूरत आप क्या देख रहे हैं, और ये दो रियासी हल के मौसर ऑप्शन को किस तरह मुतासिर करेगा? जैसे मैंने पहले कहा कि उस फलसफे को बिल्कुल ये गलत साबित कर देता है, उसका मतलब वजूद ही ख़त्म कर देता है जिसके तहत फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं, इतने अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं और सारी दुनिया उनका साथ दे रही है, और बड़ी मुश्किल से कई दिहाइयों की बातचीत के बाद, जद्दोजहद के बाद बिल आखिर बिलअमूम दुनिया इस बात पे राज़ी हुई कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। अब वो 2 स्टेट सोल्यूशन तो इसमें से ट्रंप साहब ने निकाल ही दिया। वो कहते हैं कि जी ये तो फ़लस्तीनी जो हैं उनको हम दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर देंगे और उनको वहाँ पे हम आबाद कर देंगे, बड़ी अच्छी कॉलोनियाँ बना देंगे, एज इफ़ के जो फ़लस्तीनी हैं वो सिर्फ अच्छे घरों में रहने के लिए मर रहे हैं। तो ये ट्रंप साहब जो हैं वो एक ग्राउंड रियलिटी के बिल्कुल बरक्स बात कर रहे हैं, और इसीलिए जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो दुनिया की जो दूसरी दीगर मेजर पावर्स हैं, रशिया है, चाइना है, इवन यूके ने इसके खिलाफ इसकी मजम्मत की है, सऊदी अरब ने की है, तमाम मुस्लिम ममालिक ने इसकी मजम्मत की है कि मतलब ये तो कोई, इस बात की तो कोई बेस ही नहीं है, कभी कोई डिस्कस ही नहीं हुआ इस तरह की चीज़। अच्छा, सदर ट्रंप ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सऊदी अरब से काफ़ी उम्मीद जाहिर की है, जबकि सऊदी अरब और दीगर अरब दुनिया ने ट्रंप के मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है।
अरब दुनिया अपने मौकिफ पर कारबंद रह सकेगी क्या? देखिए, अरब दुनिया जो है उस के लिए ये जिस तरह बाकी सब के लिए थी, अरब दुनिया के लिए भी ये एक बड़ा सरप्राइज था कि ट्रम्प साहब जो है वो इस तरह का ऐलान करने जा रहे हैं और उनके जहन में इस किस्म का प्लान है। इस किस्म का प्लान किसी के जहन में नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ट्रम्प साहब इसी रास्ते पर चलते रहते हैं और अपने प्लान को अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं तो वो ज़रूर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, स्पेशली अरब ममालिक कि जैसे जिसको कहते हैं ना कि बाम मरोड़ना, तो उस तरह से उनकी आर्म ट्विस्टिंग वो करेंगे, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मिलिटरली, पॉलिटिकली ज़रूर उस पर उन पर प्रेशर डालेंगे कि ये मेरा जो प्लान है इसको अमली जामा पहनाने में आप मेरी मदद करें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इससे अरब दुनिया की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत आसानी से या इवन कुछ तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद वो इस प्लान को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा सर, अगर सदर ट्रंप वाकई अपने मंसूबे पर अमल दरामद कराने की जानिब बढ़ते हैं तो अमरीकी फौजें गजा में उतर जाती हैं, तो मशरिक़ वुस्ता का मुस्तकबिल क्या होगा? और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी टैक्स दहिंदगान का पैसा दूसरों पर खर्च ना करने के इंतखाबी वादे जो थे उनका क्या होगा? देखिए, ट्रंप साहब ने ये कहा है कि जी हम इस प्लान को अमली जामा बनाएंगे और इसमें हमें अपने ट्रुप्स भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कैसे हो सकता है कि आप एक शोरिश ज़दा इलाके में अपना तसल्लुत कायम करें और उसमें आपको अपनी फ़ौज की ज़रूरत ना पड़े? तो मुझे ये लगता है कि वो इज़राइल की मदद लेंगे इसमें, प्लस वो जो ये कह रहे हैं ना कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक इसमें हमारा साथ देंगे, तो वो शायद उनसे इस किस्म की सपोर्ट चाहेंगे कि उनकी फ़ौजें आएँ और उनकी फ़ौजें आके यहाँ पे अमन व अमान कायम करें और ये जो इलाका है ये तश्तरी में रख के तो यूनाइटेड स्टेट्स को दे दिया जाए। तो मुझे ये लगता है कि ये उनका इस तरह का प्लान है, क्योंकि आपकी बात सही है कि वो जो अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है उसको उन्होंने कहा है कि जी मैं किसी ऐसी जगह नहीं झोंकूंगा जहाँ पे कोई जंग हो रही हो या अब्रॉड में किसी और का मसला हो और उसमें हम जाके लड़ना शुरू कर दें। तो ये जाहिर बात है कि उससे मुतरादिफ है, उससे कॉन्फ्लिक्ट में रखता है उनकी इस स्टेटमेंट से ये जो इनका प्लान है। तो यकीनन मुझे लगता है कि ये जो मिलिट्री ऑप्शन होगी वो शायद वो दीगर ममालिक से हासिल करना चाहेंगे। अच्छा, सदर ट्रंप की हालिया काबीना में इसराइल नवाज वजीरों की अक्सरियत और गुज़श्ता दौर में मशरकी यरूशलेम को इसराइली दारुल हुकूमत करार देने की हिमायत के तनाजुर में आज गजा पर कब्जे के बयान को देखें तो लगता है कि सदर ट्रंप इसराइल से ज़्यादा कुर्बत रखते हैं। क्या वाकई ऐसा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इसराइल से कुर्बत रखते हैं। और आपने देखा कि साहब हैं उन्होंने यूएस का विजिट किया और उनकी मीटिंग के बाद उन्होंने फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ट्रंप साहब ने ये तमाम इक़दाम जो हैं उनका ऐलान किया। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अपनी पहली टर्म में भी वो इजराइल के बहुत करीब थे और उन्होंने अपना जो सफारत खाना था वो यरूशलेम में शिफ्ट कर लिया था। तो अभी भी जारी बात है कि उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि वो नेतन्याहू को थपकी देते रहेंगे और उनको जो कुछ मदद चाहिए होगी वो उनकी करते रहेंगे। बल्कि जो बाइडन ने मदद की है, मुझे लगता है कि ट्रंप तो उससे भी कोई दो हाथ आगे जाके इजराइल की मदद करना चाहेंगे और इस मसले को वो अपने तौर तरीके से हमेशा के लिए हल करना चाहेंगे। फैसल साहब, हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में इसराइल हमास सीज फायर डील का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो अमन मुआहिदा है वो फ़िलहाल 6 हफ्ते के लिए है और 6 हफ्ते के बाद दोबारा नेगोशिएशंस होंगी कि इसको आगे लेके कैसे जाना है। तो अगर ट्रंप साहब अपने इस प्लान पे चलते रहते हैं और इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर बात है कि शोरिश होगी। मैं आपको जैसे पहले मैंने कहा कि जो फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद का सारा फ़लसफ़ा है, जब आप उसको ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उनकी जो पिछली जितनी कुर्बानियाँ हैं, जितनी नस्लों की कुर्बानियाँ हैं, उनको लोग ज़ाया होते देखेंगे तो वो तो नहीं उनको ज़ाया होने देंगे। वो तो ज़ाहिर बात है कि इसमें शोरिश पैदा हो जाएगी और ये जो अमन मुआहिदा है मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा। हालांकि गज़ा की पट्टी जो है वो 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी है और अब बिल्कुल वहाँ पे सब तबाह हो चुका है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है।
लेकिन वहां पे और ट्रम्प साहब को शायद यही नजर आ रहा है कि अब वहां बचा तो कुछ भी नहीं है फलस्तीनियों के लिए, तो उनको वहां जाने की दोबारा जरूरत नहीं है, उनको हम कहीं और पे कर देंगे और हम ये मलबे को हटा के यहाँ पे कुछ और बना देंगे। लेकिन एक जो जज्बाती वाबस्तगी है, जो तारीखी वाबस्तगी है फलस्तीनियों की, उसको तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो यकीनन शोरिश होगी और यकीनन ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है ये और इससे स्ट्रांग होगी। जहाँ तक ईरान पे पाबंदी का ताल्लुक है तो ट्रम्प साहब ने ईरान पे इकोनॉमिक सैंक्शंस को टाइट करने का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। ये उन्होंने अपनी पहली टर्म में भी किया था। अब ईरान का जो तेल है वो सबसे ज़्यादा चाइना खरीदता है और चाइना के साथ जो ईरान की तिजारत है वो युआन में है। तो चाइना अमेरिका की सैंक्शंस को मानता भी नहीं है और जब डॉलर उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो चाइना और ईरान की तिजारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ट्रम्प साहब जितनी भी सैंक्शंस लगा दें। उसके अलावा इंडिया ईरान से तेल लेता है, जापान ईरान से तेल लेता है। तो क्या ट्रम्प साहब इंडिया जैसे हलीफ और जापान जैसे हलीफ को भी नाराज करना चाहेंगे ईरान से तेल लेने पर पाबंदी लगाकर? तो ये प्रॉब्ली उनको देखने की ज़रूरत होगी एक बड़े कैनवस पे, बड़े होराइजन पे कि जी इस पाबंदी से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या ईरान जो है वो इस पाबंदी से पहले भी जो लगाई गई थी उसको कोई फ़र्क पड़ा था, ये भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। एक तरफ आप पाबंदियां टाइट करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ईरान को कहते हैं कि जी मैं उनकी लीडरशिप से बात करने को तैयार हूं। तो देखें ये दो मुतज़ाद चीज़ें तो एक साथ नहीं चल सकती। तो ये ट्रम्प साहब को बेसिकली आई थिंक थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए पासबान इस्लाम। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया की मुस्तहकम मईशतों की फहरिस्त बनाएं तो हमें वो मुल्क सरे फहरिस्त नजर आएंगे जिन्होंने साहिली शहरों को मसरूफ बंदरगाहों में बदल दिया, जैसे कि सिंगापुर और मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि छोटे मुल्क होने के बावजूद मजबूत और मुस्तहकम इक्तिसादी ताकत रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान 1042 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी रखने और बुहैरा अरब में अपने ज़बरदस्त जुग्राफियाई महले वकू के बावजूद अपनी बंदरगाहों को दुनिया की मसरूफ बंदरगाहों में तब्दील कर सका और ना उनकी बुनियाद पर अपनी मईशत को तौसी दे सका। आखिर ऐसा क्यों है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते चलें कि हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी बंदरगाहों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और तिजारती शफाफियत के लिए पोर्ट सिस्टम्स को डिजिटाइज करने और टेक्नोलॉजी के नफाज के मंसूबे का आगाज कर दिया है। डिजिटल इस्लाहात से जहां बंदरगाहों पर अंडर इनवॉइसिंग और टैक्स हेरा फेरी रोकी जाएगी, वहीं मुल्क की मुआशी इक्तिसादी हालत में बेहतरी भी आएगी और तिजारत के बैनुल अक़वामी मैदान में पाकिस्तान आलमी मुसाबकत के अहम खिलाड़ी के तौर पर सामने आएगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के साबिक चेयरमैन और साबिक वफाकी वजीर महमूद मौलवी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि हुकूमत ने कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम को डिजिटाइज करने और टेक्नोलॉजी के नफाज का मंसूबा जारी किया है, लेकिन मंसूबे के अमली नफाज की तारीख नहीं दिया है। आप कितने पुरुमीद हैं इस हुकूमती पेशरफ्त से? देखिए ये बड़ी अच्छा जो है पेशरफ्त है, मगर बदकिस्मती से देखें ये डिजिटलाइजेशन के तरफ जो है हमारे जो वहाँ के लोग हैं ना वो नहीं जाना चाहेंगे। उसकी वजह जो ऊपर के टॉप है जैसे चेयरमैन हैं या डायरेक्टर्स हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से डिजिटलाइजेशन को जो है ना वो उनके लिए तो बड़ी खुशाइन बात है और वो खुश भी हैं कि ये हो जाए, मुल्क के मफाद में भी है। मगर मैं कहूँगा स्टाफ को और कोई ऑफिसर्स को इसको एक्सेप्ट करना और इसके ऊपर जो है काम शुरू करना ये ज़रा तकलीफ दे भी होगा उनके लिए और मुश्किल भी होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन के बाद जो है बड़ी वाज़े हो जाता है और उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है कि जी मिसाल दे रहा हूँ कि किसी ने एप्लीकेशन दिया है पानी के कनेक्शन का, तो वो अगर डिजिटलाइज्ड है तो वो पता है कि कब दिया है कब नहीं दिया है, जैसे उनके जो चार्जेस हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है, अल्लाह करे ये हो जाए और मेरे ख्याल से हम दुआ गोई हो सकते हैं। अच्छा सर, छोटे छोटे मुल्क अपनी सी पोर्ट्स को मुतहरिक रख के अपनी मईशत को मुस्तहकम कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तवील साहिली पट्टी के बावजूद अपनी पोर्ट्स का काबिल ज़िक्र इस्तेमाल करने से कासिर है। ऐसा क्यों है?
देखिए, बदकिस्मती ये है कि मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे पोर्ट्स जो है, खास तौर पे देखिए, मैं कहूँगा ना कि हमारे पोर्ट्स को जो है, मेरे ख्याल से पोर्ट कासिम इनमें बहुत बेहतर है, क्योंकि ये प्राइवेटाइज जो है सही मानों में हुआ है, और इसमें अभी भी बहुत गुंजाइश है कि ये मज़ीद बढ़ते बनाए और मज़ीद अपने आप को डेवलप करे, क्योंकि इसके ड्राफ्ट भी ज़्यादा है। देखिए, एलएनजी के जहाज यहाँ आ रहे हैं, क्लिंकर के जहाज यहाँ आ रहे हैं, कोल यहाँ आ रहा है, कंटेनर यहाँ आ रहा है, चावल के जितने मैं कहूँगा मिले हैं ज़्यादातर पोर्ट कासिम के इर्द गिर्द है, तो ये काफ़ी बेहतरी हो सकती है इसमें, और इनको काफ़ी और बढ़तों की तरफ जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ अगर कराची का, तो कराची में देखें कंजेशन बहुत है, उसकी वजह कि ट्रांसपोर्ट जो कि आप ये देखें अप कंट्री से आता है और पोर्ट कासिम से भी आ रहा है, और लांडी, कोरंगी, इन जगहों से जब कराची आता है तो उसमें कंजेशन बहुत है, कोई रोड नहीं है। अब अगर पूरे दिन तो वो अलाउड नहीं है, तो फिर वो सिर्फ जो है रात को 11 बजे अलाउ करते हैं, तो उस 11 बजे में वो जो है वो वहाँ पे कार्गो पहुँचता नहीं है, और मैं कहूँगा एक्सपोर्टर्स को बहुत दिक्कत होती है। जहाँ तक इंपोर्ट का है, इंपोर्ट जो है फिर भी आ जाते हैं। उसकी वजह देखें, पाकिस्तान में 2 ही पोर्ट्स हैं जो कि इस वक्त एक्टिव है। तीसरा पोर्ट जो है वो ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट जो है टेक्निकली तो मैं कहूँगा इसको अभी तक बंद ही है। उसकी वजह यह है कि वहाँ ड्राफ्ट जो है बहुत कम हो गया है और 2 ही बरतें हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की और सब्सिडाइज भी किया कि जी ग्वादर पोर्ट को पिकअप करने के लिए, मगर उसकी वजह ये कि इतनी ट्रैफिक नहीं है। और कराची पोर्ट देखें ना कि होते हुए और पोर्ट कासिम में इस वक्त काफ़ी गुंजाइश की जगह है, उसके बाद ही ग्वादर चलेगा। या तो मैं ये कहूँगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जिन्होंने ग्वादर पोर्ट को ख़रीदा है वो अगर उसको चलाना चाहें अब चाइना के लिए तो वो बेहतरी चल सकेगा, वरना जो है मुझे ग्वादर पोर्ट का इस वक्त फ्यूचर जब तक चाइना का इंटरेस्ट नहीं हो पाकिस्तान के लिए वो वर्केबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कराची पोर्ट बहुत बड़ा है जो कि खाली पड़ा है, यहाँ ड्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा है, 13-14 मीटर के यहाँ पे ड्राफ्ट है, जबकि ग्वादर में इस वक्त ड्राफ्ट जो है 10 मीटर और 10.5 मीटर से ज़्यादा नहीं है। अच्छा सर, अंडर इनवॉइसिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल, टैक्स हेरा फेरी, जाली बिलिंग और गोदामों की कमी की वजह से कौमी बंदरगाहों पर सालाना 3190 अरब डॉलर या 12 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। ये और इस जैसे बहुत से इकोनॉमी लीकेजेस पर काबू पाकर हम सही ट्रैक पर आ सकते हैं। आखिर इन लूप होल्स पर काबू पाने पर तवज्जो क्यों नहीं जाती? आप भी एक अरसे तक कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे। देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन नहीं रहा, मैं स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर था ऑन मैरीटाइम। बिल्कुल केपीटी और जो है पोर्ट कासिम मेरे अंडर में आते थे। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जी अंडर इनवॉइसिंग और इस किस्म की चीज़ें, देखें ये उस वक्त सही होंगे जबकि कस्टम और जो है हमारे एफबीआर वो जो है डिजिटलाइज हो जाए और वो चीज़ों को देखें। पूरा पोर्ट तो डिजिटलाइज हो रहा है, अभी कस्टम भी इंशाल्लाह डिजिटलाइज हो जाएगा, तो अंडर इनवॉइसिंग देखें। और मेरे ख्याल से इसको टीडैप देख रहा है, अब बहुत सी चीज़ों के ऊपर एमईपी लागू कर दिया है। एमईपी का मतलब है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, क्योंकि देखें जब तक ये एमईपी रहेगा, अगर एमईपी बाकायदगी से लागू हो जाए तो इसमें अंडर इनवॉइसिंग बहुत हद तक रुक जाएगा। आज मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मछली है, अगर कराची बाजार में हमारे 100 रुपये में मिल रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो एक्सपोर्टर उसको 50 रुपये में एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो अगर वो उसको 50 रुपये में एक्सपोर्ट दिखाएंगे तो आप ये अंडर इनवॉइसिंग करते हैं। और अंडर इनवॉइसिंग की दूसरी वजह ये है कि देखें इस वक्त हवाले का रेट आज जो है ओपन मार्केट में हवाले का रेट है 291 और इंटर बैंक रेट है 279। तो जब एक्सपोर्टरों को 10-12 रुपये जो है हवाले में मिल जाता है तो मैं कहूँगा वो अंडर इनवॉइसिंग जो है हो रही है और इसको हर हाल में बंद होना चाहिए। ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो हवाले के पैसे हैं ये टेररिज्म में भी जो है इस्तेमाल होते हैं।
तो मेरे ख्याल से इसको हर हाल में देखना चाहिए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा महमूद मौलवी साहब, नेशनल पोर्ट्स पर होने वाली बेज़ाब्तियों का बेनिफिशरी कौन है? क्या ट्रेड कार्टेल्स इससे फायदा उठाते हैं या पोर्ट के करता धरता इस बहती गंगा में हाथ धोते हैं? देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि देखिए, जहां पे लोग एडवांटेज उठाते हैं उसमें मैं कहूँगा बिजनेसमैन भी है, उसमें इंपोर्टर भी है, उसमें एक्सपोर्टर भी है। अगर कोई गलत काम होता है तो ये पोर्ट के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि सबके कन्वाइंस से जो है गलत काम होता है। मगर अब इस वक्त जो है बहुत कम जो है गलत चीज़ें को मतलब कंट्रोल तो किया जा रहा है और बहुत हद तक कंट्रोल हो रहा है। और मैं कहूँगा कि देखें, चीज़ें एक दिन में हम अगर सोचें कि देखें ये बहुत सालों का गंद है, तो इसको साफ होते होते मैं कहूँगा टाइम लगेगा। महमूद साहब, आलमी तिजारत का गैर मामूली तौर पर बढ़ता हजम बुहैरा अरब में मौजूद पाकिस्तान की बंदरगाहों के लिए गैर मामूली मौक़ों की फराहमी का सबब बन सकता है। इस तनाजुर में पोर्ट्स डिजिटाइजेशन का मंसूबा क्या हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, हमारे लिए तो गेम चेंजर डिजिटलाइजेशन से भी होगा और गेम चेंजर उस वक्त होगा कि मैं मिसाल दूं, जैसे कराची पोर्ट को हमने बेसिकली दे दिया है दुबई वालों को, अबू धाबी के पोर्ट बाहर के ममालिक ने लिया है। अगर वो उसके ऊपर जो एग्रीमेंट किया है उसके ऊपर सही मानों में, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन हो तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं और हमारा पोर्ट भी तरक्की करता है। मगर ये कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो सही हो। देखिए, अगर देखिए ना, आज 1 साल हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किए हुए। इस वक्त जो जिस कंपनी ने लिया है उनका कहना था कि हम इतने $1 मिलियन लगाएंगे। आज तक उन्होंने अभी तक $1 मिलियन का $1 लाख भी उस पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगाया है और वो मैं कहूँगा लाखों डॉलर बाहर लेके जा चुके हैं। तो अगर हम ये कंपनीज को, जिनको हम प्राइवेटाइजेशन में देते हैं या पोर्ट्स को देते हैं, तो उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जब दिए जाएं तो उसमें क्लॉज हो, ताकि चेक एंड बैलेंस का, अगर चेक एंड बैलेंस का क्लॉज नहीं होगा तो फिर तो देखिए ये जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं ये हमसे, हमारे मुल्क से फायदा उठा के हमारे जो है अरबों डॉलर जो है वो बाहर लेके जाएंगे और ये मुल्क और ये पोर्ट्स नुकसान करते रहेंगे। अच्छा सर, एक वक्त में पाकिस्तान शिपिंग लाइंस के आलमी कारोबार का एक अहम हिस्सा था। 19 लाख मर्चेंट सेलर्स में से एक बड़ी तादाद पाकिस्तान फराहम करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। मर्चेंट नेवी में पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम कैसे बहाल कर सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो पाकिस्तान के हिस्से में 35 जहाज आए थे और वहाँ पे हमने 7 जहाज छोड़ के आए थे, 6 या 7 एग्जैक्टली। आज जो है उनके पास 150 जहाज हैं और हमारे पास मेरे ख्याल से 9 या 10 जहाज है। उसकी वजह ये है कि देखें हम जो है प्राइवेट सेक्टर को हम जो है शिपिंग की पॉलिसीज़ की वजह से प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता और ना जो दूसरे मतलब हमारे हुकूमत भी नहीं चाहती कि प्राइवेट सेक्टर शिपिंग में काम करे। उसकी वजह यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और जब तक प्राइवेट सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा तो वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे शिपिंग सेक्टर में, और जब वो शिपिंग सेक्टर में नहीं करेंगे ना तो पीएनएससी के पास कैप्टिव कार्गो है। जिस कार्गो के ऊपर पीएनएससी पैसे बना सकती है वो जो है सिर्फ पीएनएससी के पास है और वही कैप्टिव कार्गो को वो उसको चला रहे हैं। बाकी एक ज़माने में पीएनएससी के पास कंटेनर जहाज थे, वो बेच दिए हैं। उनके पास बल्क कैरियर्स थे, बहुत सारे छोटे छोटे जहाज थे, उनके दुनिया भर में ऑफिसेज होते थे, कंटेनराइजेशन था, वो सब खत्म हो गया। और मेरे ख्याल से आज जो टैंकर्स को चला रहे हैं और जो 2 बल्क कैरियर उनके पास है भी, वो उन्होंने लॉन्ग टर्म चार्टर पे दे दिया है। वो बदकिस्मती से खुद कुछ उसमें कर नहीं पा रहे। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर के साथ। अच्छा महमूद साहब, पाकिस्तान की 1000 किलोमीटर से ज़्यादा तवील साहिली पट्टी पर सयाहत के दस्तयाब मौक़ों के इस्तेमाल से भी गैर मामूली आमदनी का हसूल मुमकिन है,
इस हवाले से आप क्या पेशरफ्त देख रहे हैं? देखिए, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा, हमारे पास बहुत अच्छे साहिल हैं और हम टूरिज्म की तरफ जा सकते हैं, मगर टूरिज्म में जाने के लिए देखिए कुछ कायदे कानून हमें जो है उसके ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर को उन एरियाज में कंट्रोल करने पड़ेंगे। एक दफ़ा लॉ एंड ऑर्डर उन एरिया में कंट्रोल हो जाए और कुछ कवानीन चेंज हो जाए, देखिए उसकी वजह तो फॉरेनर्स को अट्रैक्शन हम कुछ देंगे तो अभी वो आएंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, बांग्लादेशी अवाम में शेख मुजीबुर रहमान के ख़ानदान के खिलाफ गैर मामूली नफरत का मुजाहिरा बुध की रात उस वक्त सामने आया जब एक मुश्तिल हजूम ने भारत में मफरूर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के घर को आग लगा दी। ये वो घर था जहां से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान किया गया, और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब हसीना वाजिद ने सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी अवाम से खिताब का ऐलान किया। जुलाई की बगावत में शेख मुजीब के मुजस्मों की मसमारी के बाद बंगला अवाम की जानिब से एक बार फिर शेख हसीना के खिलाफ नफरत का भरपूर इजहार सामने आया। सवाल यह है कि अवामी नफरत के इस इजहार का सबब क्या है और इस अवामी रद्द अमल में हुक्मरानों के लिए क्या सबक पोशीदा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले प्रोफेसर हसनैन आलम साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऐसा लगता है कि शेख हसीना वाजिद को अपने खिलाफ बंगला अवाम की नफरत का अरूज का सामना है। सालों में बंगला बंधु गुज़श्ता 54 सालों में बंगला बंधु हीरो से ज़ीरो हो गए और उनका ख़ानदान इस वक्त अवामी गैज़ो गज़ब का शिकार है। आखिर इस अवामी नफरत की बुनियाद क्या है जिसका इजहार थमने में ही नहीं आ रहा? थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि ये बात 15 साल दौरे इक़्तिदार से पीछे की बात है कि जब 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा किया गया और वो प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर लोगों में नफरतें फैलाकर उसको अलहदा किया गया, और उसके बाद जो भारत का रवैया था और उस कठपुतली हुकूमत ने जिस तरीके से बंगाली अवाम को लूटा खसूटा और नोचा, जिसके नतीजे में एक और इनकलाब आया और शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली को सफा हस्ती से मिटा दिया गया। तो ये वही चीज है कि इसका बदला लेने के लिए शेख हसीना वाजिद ने इस स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस के एहतजाज था उसमें 700 से ज्यादा कत्ल करवाए। ठीक है, रियासती जबर का सामना करना पड़ा अवाम को, और यहाँ तक के लोग तारीख चेंज करवा दी, लोगों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। अब जबकि उसके ऊपर मुकदमा चलना था तो वो भारत में जाकर पनाह लेकर बैठ गई हैं और अभी भी वो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के अवामी गैज़ो गज़ब का जो सामना करना पड़ रहा है उसके पीछे दो चीजें हैं। एक तो बंगाली अवाम सियासी तौर पर बाशऊर है, इवन पाकिस्तान बनने से पहले भी पिछले के वो सियासी तौर पर बाशऊर थे। दूसरी बात यह है कि जब आप गलती करने के बाद उसका अदराक नहीं करते तो लोगों ने गुस्से में आना ही है। अब भी उन्होंने यही समझा कि जी शायद ये वैसे ही है कि जैसे इक़्तिदार में थी तो लोग हर चीज के ऊपर सर हिला देते थे। आपने जिस तरीके से जुल्म से तारीख लिखने की कोशिश की है, खास तौर पे पिछले 15 साल के अंदर, ये उसका नतीजा है कि लोग अब आपकी बात सुनना पसंद नहीं करते। सही। अच्छा सर, ऐसा लगता है कि बंगला अवाम मुजीब खानदान और अवामी लीग से जुड़ी बाकियात को हरफ गलत की तरह मिटा देना चाहते हैं। जैसे नजर आतिश होने वाला ये घर वो मुकाम है जहां बैठकर शेख मुजीब ने पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान किया था। इस तरह के मखसूस अवामी रद्द अमल में हुक्मरानों के लिए क्या सबक है? हुक्मरानों के लिए सबक यह है कि हर अरूज को एक ज़वाल है और अपने दौरे हुकूमत में उतने जुल्म करें जितने बाद में आप बर्दाश्त कर लें। जब आप बेशुमार लोगों को कैद रखेंगे, फांसियां देंगे, उनको उनके राइट्स नहीं देंगे और एक प्रॉक्सी के अंदर हिस्सा बनेंगे, तो यकीनी बात है कि लोगों को जब मौका मिलेगा वो एक टाइम पर खुल के सामने आएंगे, फट पड़ेंगे। और थर्ड वर्ल्ड की जितने कंट्रीज हैं उनके अंदर मोस्टली ऐसा ही है। वो आप कोई भी ले लें, चाहे आप हिंदुस्तान से शुरू कर लें
या आगे आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, यहाँ पर अमूमन हुक्मरानों का रवैया ऐसा ही होता है और उसका रिजल्ट फिर यही होता है कि जब भी अवाम को मौका मिलता है वो फट। अच्छा सर, शेख हसीना के फाशिज्म पर मबनी दौरे को अगर हम देखा जाए तो इसमें 100 के करीब मुखालिफिन को फांसी देने के इक़दाम के हवाले से आप क्या कहेंगे? उन्हें भारत की सपोर्ट भी हासिल थी इसमें, और यहाँ पर सवाल ये भी है कि कैसे समझ लिया गया कि अपने मुखालिफिन को फंदों पर लटका कर अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शा जा सकता है? ऐसा है कि ये 700 से ज्यादा कत्ल अब हुए इस स्टूडेंट तहरीक के दौरान, और उससे पहले तकरीबन 100 लोगों को फांसियां लगाई गई। और उनका कसूर क्या था कि वो आपसे सियासी इख्तलाफ रखते थे। उसमें मुल्ला अब्दुल कादिर को तो हम लोग नहीं भूले, और वो वहीं के थे। और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के अंदर रोल प्ले किया था, जब उन्होंने देखा कि उनके नजरिए के मुखालिफ बात हो रही है और उन्होंने इसके ऊपर आपको रोकने की कोशिश की, तो आप लोगों ने उस कई सालों के बाद जब आम माफी बाकियों को दे दी और वो मिनिस्टर भी रहे, आपने उन लोगों के साथ उनको फांसियों पर लटकाया और आपने तारीख बदलने की कोशिश की सिर्फ भारत के कहने पर। एक नफरत वाला बयानिया बंगाली अवाम के साथ विद इन द कंट्री, उसके अंदर पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। पाकिस्तान का इसके अंदर सिर्फ इतना ही था कि आप पाकिस्तान के बारे में नफरत आमेज रवैया रखते हैं, और उस चीज को रियलाइज अब आवाम ने कर लिया है। इसीलिए वो उन तमाम चीजों को, उन तमाम इक़्तिदार के पुतों को, निशानियों को और उन चीजों को जो कि नफरत पर मबनी थी, उनको मिटा देना चाहते हैं। दिस इज द रीजन। और फांसियां देने से भी तारीख नहीं बदलती। ये जो कहते हैं ना कि तारीख जो है उसके अंदर हम रहेंगे और तारीख के अंदर वो बानी रहेंगे, तारीख बदलने की इन्होंने बहुत कोशिश की है। तो वो जो पिछली तारीख थी बांग्लादेश की, बांग्लादेश बनने से पहले, वो भी उसका हिस्सा है। जैसे हम भी आज तारीख पढ़ते हैं, तारीख पढ़ाते हैं और उसके अंदर से अपनी गलतियां कोताहियां ढूंढ कर इस्लाह करते हैं। यहाँ जरूरत थी इस्लाह करने की, तो इन्होंने इस्लाह करने की बजाय इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की, जिसका रिजल्ट ये निकला है। अच्छा प्रोफेसर हसनैन साहब, अवामी लीग और मुजीब खानदान के बगैर नए ज़हूर पाते बांग्लादेश के हवाले से भारत को खासी तकलीफ पहुंच रही है, और भारतीय मीडिया ये गलत फहमी फैला रहा है कि भारत की हिमायत के बगैर बांग्लादेश नहीं चल सकता। हालांकि 2024 में हम देखें तो बांग्लादेश ने 50 बिलियन के करीब जो है उन्होंने डॉलर की एक्सपोर्ट की है। इस पर आप क्या कहेंगे? बात यह है कि बांग्लादेश किसी भी मुल्क की कोई तफैली रियासत नहीं है, एक आज़ाद मुल्क है, अलग हुआ पाकिस्तान से, उन्होंने सस्टेन किया। अब पाकिस्तान या हिंदुस्तान अगर कहे कि वो हमारे पैसे से या सपोर्ट से चल रहा है, तो वो गलतफहमी है। बंगाली themselves are very hard working and politically conscious people, they know how to work। बात यह है कि जब आप किसी के सामने एक अवाम को फेंकेंगे और उसे रियलाइज करवाते रहेंगे कि नहीं तुम फलां की वजह से हो, तो वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के लिए, अपनी उन चीजों के लिए जिसकी वजह से आप उन्हें अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको गलत साबित करेगा। तो ये गलतफहमी है जो फैलाई जा रही है, और मेरा ख्याल है कि बंगाली अवाम ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस की क़यादत में इसको गलत साबित किया। अच्छा, कोई मुल्क किसी के ऊपर इतना नहीं होता। सही। अच्छा सर, हसीना वाजिद के खिलाफ जुलाई इनकलाब की एक वजह महंगाई के गैर मामूली इशारे भी थे, लेकिन बैनुल अक़वामी माहिरीन के मुताबिक अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश में महंगाई की शरह में मुसलसल कमी जो है वो देखी जा रही है। क्या ये अबूरी हुकूमत की मनसूबाबंदी की वजह से है या इसका सबब कुछ और है? उसकी वजह अबूरी हुकूमत की मनसूबाबंदी भी और मुल्क के अंदर अमन और अमान का कायम होना भी है। जब भी किसी मुल्क के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल और सियासी स्टेबिलिटी होगी तो वो मुल्क ग्रो करेगा। जब पता होगा कि अगले 1.5 साल या 2 साल ये हुकूमत रहनी है, तो अगले 2 साल के लिए जो तिजारती पॉलिसियां होंगी वो हमारी सेफ होंगी। दिस मे बी अ रीजन। और उसके अलावा अब बांग्लादेश खित्ते के बाकी ममालिक के साथ भी अच्छे ताल्लुकात को फरोग दे रहा है। अमन, अमान और बकाए बामी के असूल के ऊपर बांग्लादेश जो है वो कारबंद है। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी मुल्क के लिए जो अगर दाखिली अमन अमान हो जाता है, अनरेस्ट कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है एक मखसूस अक़लियत के अलावा, तो मेरा ख्याल है वो तिजारत में भी ग्रो करता है और मुल्क के बाकी शोबों के अंदर भी
जो है वो स्टेबिलिटी आ जाती है। अच्छा सर, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हर सतह पर बढ़ते ताल्लुकात का मवाजना हम अवामी लीगी दौरे हुकूमत में बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात से कैसे करेंगे? दोनों की नौयत में बुनियादी फ़र्क क्या है? दोनों की नौयत में बुनियादी फ़र्क ये है कि भारत ने जो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बनाए, कायम किए और पिछले 54 साल एक तरफ और जो पिछले 15 साल के अंदर खित्ते के अंदर दबाव की पॉलिसी प्रॉक्सी के जरिए बांग्लादेशी हुकूमत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, चाहे वो दिफा हो, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो सियासत हो, एक नफरत पर मबनी बयानियां बनाकर अपनी पॉलिसियां, अपनी एक सूझ या कठपुतली हुकूमत बांग्लादेश में कायम रखी। जबकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का 1971 के बाद जब हमने बांग्लादेश को दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर कबूल कर लिया तो हमारा नजरिया मुख्तलिफ है। हम उनको अपने भाई समझते हैं, हम ये समझते हैं कि दोनों मुल्कों ने खित्ते की तामीर और तरक्की के अंदर तालीम, अमन अमान और कॉपरेशन के जरिए आगे बढ़ना है। तो हमारा और भारत का जो बुनियादी फर्क है वो सोच और नुक्ता नजर का फर्क है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसनैन आलम साहब हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, बुहैरा अरब के पानियों में पाकिस्तान नेवी की मेज़बानी में नवी अमन मशकें भरपूर जोशो खरोश से जारी हैं। फौजी मशकों में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 60 ममालिक शरीक हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के 13 बहरी बेड़े भी अमन मशकों का हिस्सा हैं। मशकों की खास बात तवील अरसे बाद बांग्लादेशी नेवी शिप की शिरकत भी है। अमन फौजी मशकों के हवाले से इस रिपोर्ट के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। समंदरों के तहफ़्फ़ुज़, खतरात और दीगर चैलेंजेस का सामना करने का अज़म लिए नवी कसीरुल कौमी बहरी अमन मशकों का आगाज हो गया और 60 ममालिक की बहरिया के अफसरान ने ग्रुप फोटो भी बनवाया। तकरीब के मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब का कहना था कि अमन मश्क दुनिया भर के ममालिक को खतरात और चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की दावत देती है। पाकिस्तान का मकसद एक है और वो है टुगेदर फॉर पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जिस पे दुनिया की ट्रेड का इन्हसार है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब का कहना था कि रवां साल अमन मश्क में अमन डायलॉग का इजाफा किया गया है, जिसके जरिए शरीक ममालिक बाहमी इश्तिराक के साथ खुले समंदर में दरपेश मुश्किलात का हल निकाल सकेंगे। अमन डायलॉग इसलिए मुनफरिद है कि इसके अंदर जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जिसके अंदर हेड ऑफ नेवीज, हेड ऑफ कोस्ट गार्ड्स और हेड ऑफ सर्विसेज, वो इसमें हिस्सा लेंगे। अमन डायलॉग बहरी तिजारती उमूर को मौसर और महफूज बनाने में भी किरदार अदा करेंगे। अमन मशकें 11 फरवरी तक जारी रहेंगी।